आपने हाथों का पैरालिसिस सुना होगा, पैरों का भी पैरालिसिस सुना होगा, बट क्या कभी आपने डायफ्राम के पैरालिसिस के बारे में सुना है? मेरा नाम है डॉक्टर कामरान अली और मैं एक थोरेसिक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम हमारी रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। डायफ्राम एक पर्दा होता है जो हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करता है, यानी चेस्ट के कंपोनेंट्स मतलब लंग्स और हार्ट को चेस्ट में रखता है और एब्डोमेन के कंपोनेंट्स यानी स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन इन सबको एब्डोमेन के अंदर रखता है। एक लेफ्ट साइड पे डायफ्राम होता है और एक राइट साइड पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम पैरालिसिस में कई बार यूनिलैटरल पैरालिसिस होती है, यानी सिर्फ एक साइड का डायफ्राम पैरालाइज हो जाता है, और कई बार ये बायलैटरल पैरालिसिस होता है, यानी दोनों साइड का डायफ्राम पैरालाइज हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में हर मसल को एक नर्व सप्लाई करती है, हाथों की मसल्स को, पैरों की मसल्स को, उसी तरह से डायफ्राम को भी एक नर्व सप्लाई करती है, जिस नर्व को हम बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व लेफ्ट साइड की अलग होती है और राइट साइड की अलग होती है। डायफ्राम पैरालिसिस क्यों होता है? क्या कॉजेज़ हैं डायफ्रामेटिक पैरालिसिस के? अबाउट 20% ऑफ केसेस में डायफ्रामेटिक पैरालिसिस इडियोपैथिक होता है, यानी इसका कोई कॉज नहीं होता है और हम जितने भी इन्वेस्टिगेशंस कर लें हमें नहीं पता चलेगा कि डायफ्राम पैरालाइज क्यों हुआ। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वो होता है ट्रॉमा, यानी अगर कोई डायरेक्ट चेस्ट ट्रॉमा हो, चाहे वो ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हो या पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा हो, जिसकी वजह से डायफ्राम पैरालाइज हो जाता है। थर्ड कॉज होता है पोस्ट वायरल इलनेसेस। अक्सर देखा गया है कि कुछ वायरल इलनेसेस के बाद सडनली पेशेंट्स को डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो जाता है। जो कॉमन वायरल इलनेसेस ऐसा करती हैं वो होती है वारिसोला ज़ोस्टर वायरस और जीका वायरस। चौथा रीज़न होता है ट्यूमर्स एडजेसेंट टू द फ्रेनिक नर्व, तो या ट्यूमर्स इन्फिल्ट्रेटिंग द फ्रेनिक नर्व। फॉर एग्जांपल दो कॉमन जो ट्यूमर्स फ्रेनिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं जिसकी वजह से डायफ्राम पैरालिसिस होती है, वो होता है थाइमोमा, जो कि एक एंटीरियर मीडियास्टिनम का ट्यूमर है, जिसकी वजह से फ्रेनिक नर्व इन्वेड हो जाती है जब ट्यूमर बड़ा होता है और डायफ्राम पैरालिसिस होता है। इसके अलावा लंग कैंसर में भी अबाउट 5% पेशेंट्स में डायफ्रामेटिक पैरालिसिस के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ रीज़न है न्यूरोपैथिक इलनेसेस, यानी डीमाइलिनेटिंग नर्व इलनेसेस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डायबिटिक न्यूरोपैथी। सिक्स्थ कॉज है पोस्ट सर्जरी। कई बार चेस्ट की कुछ और सर्जरीज में डायफ्राम पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि फ्रेनिक नर्व इनएडवर्टेंटली इंजर हो जाती है। फॉर एग्जांपल कार्डियक बाईपास सर्जरी में, लंग रिसेक्शन सर्जरीज में, थाइमेक्टमीज में या अदर मीडियास्टिनल सर्जरीज। डायफ्रामेटिक पैरालिसिस का डायग्नोसिस कैसे बनता है? यूजुअली जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको हम फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं या स्निफ टेस्ट बोलते हैं। ये 90% ऑफ पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है। फ्लोरोस्कोपी में हम दो चीज़ों को देख रहे होते हैं, एलिवेटेड हेमी डायफ्राम यानी एक तरफ का उठा हुआ डायफ्राम एंड पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है यूएसजी ऑफ द डायफ्राम, जिसमें अगेन हम डायफ्राम का मूवमेंट देख रहे होते हैं कि कहीं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट तो नहीं हो रही, यानी उल्टे डायरेक्शन में डायफ्राम मूव तो नहीं कर रहा या कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है डायफ्राम का, तो ये इंडिकेटिव होते हैं डायफ्रामेटिक पैरालिसिस के। तीसरा टेस्ट होता है सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट में भी हम ये सर्टन करते हैं कि डायफ्राम किस पोजीशन पे आके फिक्स हो गया है। लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड का पैरालिसिस हो सकता है और वो सीटी में बहुत ही क्लियरली हम सर्टन कर सकते हैं। चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम एक मशीन में फूंक मारते हैं और हमारी लंग की डिफरेंट वॉल्यूम्स को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जब डायफ्राम ऊपर मूव कर जाता है तो लंग्स को पिचकाने लगता है। इसकी वजह से हमारी वाइटल कैपेसिटी की वैल्यूज़ कम आती हैं। जब एक साइड का पैरालिसिस होता है तो वाइटल कैपेसिटी अबाउट 10 to 30% रिड्यूस हो जाती है, और जब दोनों साइड का पैरालिसिस होता है तो वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी क्रिएट कर सकती है। पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम का ट्रीटमेंट क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम के कई तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। एक ट्रीटमेंट होता है पेसिंग ऑफ डायफ्राम। पेसिंग ऑफ डायफ्राम का मतलब होता है कि जो काम फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराने का नहीं कर पा रही है, उसकी जगह हम एक इलेक्ट्रिक जनरेटर डायफ्राम पे प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस डायफ्राम के शुरू हो जाते हैं और वो सिमुलेट करता है नॉर्मल डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स को। दूसरा ट्रीटमेंट होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कॉमनली डन ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी।
सर्जरी दो तरीके से की जा सकती है। पहली जो सर्जरी होती है वो है प्लाइकेशन ऑफ डायफ्राम, यानी हम जो डायफ्राम पैरालाइज होकर ऊपर चला गया है उसको उसकी एबनॉर्मल पोजीशन से उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आए सर्जरी की मदद से। इसमें हम डायफ्राम को कुछ तरीकों से प्लाइकेट करते हैं, कई बार सूचर से, कई बार स्टेपलर से, रिडंडेंट डायफ्राम को कई बार एक्सरसाइज कर देते हैं। इसकी वजह से डायफ्राम टाइट करके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इस सर्जरी को हम वैट से भी कर सकते हैं, रोबोट से भी कर सकते हैं और ओपन टेक्निक से भी कर सकते हैं। जो दूसरी टाइप की सर्जरी होती है वो होती है फ्रेनिक नर्व रिकंस्ट्रक्शन। कई बार फ्रेनिक नर्व की डैमेज की वजह से, जैसे मैंने बहुत सारे कॉजेज़ बताए थे, फ्रेनिक नर्व अगर कहीं पे डैमेज हो गई है तो आप कहीं और से एक नर्व ग्राफ्ट लेके फ्रेनिक नर्व को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे उसका डायफ्राम का फंक्शन वापस आ सकता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये डायग्नोस होता है कि उसे डायफ्रामेटिक पैरालिसिस है तो उसे श्योरली अपने पास के थोरैसिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डायफ्रामेटिक पैरालिसिस एक ट्रीटेबल बीमारी है और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे ब्रीदिंग नॉर्मल हो सकती है।